गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। बढ़िया हूँ बेटा, बढ़िया हूँ। आज गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बढ़िया बढ़िया हूँ बेटा मैं। बहुत बढ़िया। बहुत जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। हाँ, जो हिट है वो फिट है, बिल्कुल सही बात है। जो हिट है वो फिट है ना। जो फिट है वो हिट नहीं है, जो हिट है वो फिट है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जवान जय किसान। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो आगे स्टार्ट करें आज का डिस्कस। जहां तक हम लोग पहुंच चुके थे लास्ट लेक्चर में, वहां तक आप लोग एक बार रीड करके आए होंगे मॉड्यूल से, ऐसा मुझे विश्वास है आप पर कि आप लोग इतना तो किए होंगे कम से कम, है ना। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट में जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे। बिगिनर्स बॉक्स वगैरह भी सॉल्व कर लिए होंगे, तो धीमे धीमे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। तो होता रहेगा, सॉल्व करते रहिए। कोई भी चैप्टर जो होता है, जब कंसेप्ट मेकिंग फेज में, वहां पर डाउट्स आते ही आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़े डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर देते हैं, तो बाकी के डाउट्स अपने आप ही क्लियर होते चले जाते हैं, है ना। तो यहां तक हम लोग शायद डिस्कस कर चुके थे बेटा। एक बार कंफर्म कर दीजिए, हम सब दिखाकर कंफर्म कर दीजिए कि यहां तक का जितना भी डिस्कशन था वो हम कर चुके थे। यहां तक का जितना भी डिस्कशन था वो हम कर चुके थे। वॉइस मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं। अब बताइए बेटा, वॉइस अब ठीक है? वॉइस अब ठीक है? अब वॉइस ठीक है बेटा? ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसके आगे का डिस्कशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फाइनल पॉइंट पर आते हैं। फाइनल पॉइंट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। फाइनल पॉइंट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो क्या होता है कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो वेरिएशंस होते हैं, और उनमें भी स्पेशली जो एडाप्टिव वेरिएशंस होते हैं या यूजफुल वेरिएशंस होते हैं, उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। और जिन वेरिएशंस का नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो जिनके अंदर वो एडाप्टिव या यूजफुल वेरिएशंस हैं, वो उनको मिलती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी वही करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस। यानी आने वाली जो जनरेशन होगी, वो उस जनरेशन में, इस पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन के मेंबर्स में वो वेरिएशन ज्यादा होंगे पहले वाली जनरेशन में यूजफुल थे। मतलब क्या, कि आगे आने वाली जनरेशन वेरिएशन है इस जनरेशन के, उनका प्रोपोर्शन अब ज्यादा होगा इनके में हार्मफुल वेरिएशन के कंपेयर में, क्योंकि अब वही इंडिविजुअल्स तो क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा। तो ऐसा चलता रहेगा, हर जनरेशन में ऐसा चलेगा कि उस जनरेशन के जो एडाप्टिव वेरिएशन होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वही पास ऑन होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो बताओ, जनरेशन बाय जनरेशन जो एडाप्टिव वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन है, वो क्या होते चले जाएंगे? एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। और काफी जनरेशन के बाद एक जनरेशन ऐसी आएगी जो अपनी फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में क्या होगी? बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। और उस डिफरेंट पॉपुलेशन को हम बोल देंगे कि वो बन गई है क्या? एक न्यू स्पीसीज। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, ओरिजिन होता है न्यू स्पीसीज का किसके थ्रू? एक्यूमुलेशन के थ्रू। किसका एक्यूमुलेशन? गुड वेरिएशंस है, जो यूजफुल वेरिएशंस है, उनके एक्यूमुलेशन। और ये एक्यूमुलेशन होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्लियर? उसी का ये रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, समझ की ज्यादा जरूरत नहीं है, पॉइंट ऐसा कोई टफ नहीं था। तो यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जनरेशंस ईच ऑफ देम मे फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। फाइनली बन जाती है, फॉर्म हो जाती है एक न्यू स्पीसीज। वॉइस क्लियर अभी भी नहीं आ रही है क्या बेटा? चलिए मैं पूरा ही रिफ्रेश। अब बताइए बेटा, अब वॉइस ठीक है? अब वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हाँ अब वॉइस ठीक है, क्लियर आ रही है।
ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। तो पहला पॉइंट आज का हमने ये डिस्कस, ओरिजिन होता है न्यू स्पीसीज का, वो किसके थ्रू होता है? यूजफुल और एडाप्टिव वेरिएशंस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्लियर है? तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। फिर से वॉइस अभी भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? अभी भी क्लियर नहीं है क्या? रुकिए फिर एक मिनट, रुकिए मैं करवाता हूं क्लियर इसको। अब बताइए बेटा, अब वॉइस आई क्या? रिफ्रेश कर, मैंने कंप्लीट रिफ्रेश कर दिया। अब ठीक है, क्लियर है? कुछ भी डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ना अब? चलिए बेटा तो पढ़ते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये ओरिजिन हो गया न्यू इज का, ठीक है। तो आपको रीजन पता चल गया ना, एक्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशंस का, यूजफुल वेरिएशंस का, एडाप्टिव वेरिएशंस का, और उसके आफ्टर मल्टीपल जनरेशन फॉर्मेशन हो जाता है न्यू स्पीसीज का। क्लियर है? वॉइस लैग कर रही है क्या? अभी भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा रुकिए 2 मिनट, हो सकता हो कोई नेटवर्क इशू इस। 2 मिनट रुके रहिए, वरना मैं रिपीट कर दूंगा जो कुछ भी मैंने बोला है बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए एक और टर्म है जो डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अच्छा क्लियर नहीं आती है साउंड, ओके। रुकिए फिर 2 मिनट रुकिए, करवाता हूं मैं।
वॉइस के बारे में बताइए। अब बताइए वॉइस कैसी आ रही है बेटा? क्लियर नहीं है अभी भी? ठीक है, ठीक है। अभी वॉइस में कोई इशू है क्या? अभी है कुछ बच्चों को इशू अभी? फटाफट एक बार थम्स अप दिखाइए बेटा अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो, और अगर नहीं आ रही है तो थम्स डाउन दिखाइए फटाफट एक बार। टेक्निकल टीम के मेरे पास है अभी इस टाइम पर, वो चेक कर रहे हैं इसको, फटाफट बताइए एक बार। ठीक है बेटा, है ना? चलिए। हम्म चलिए, तो अब तो कोई इशू नहीं है ना बेटा? कोई इशू तो नहीं है, अब बताइए फटाफट। हाँ बेटा, मैं पिछली वाली स्लाइड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, है ना? कर देता हूँ बेटा, मत हो परेशान। चलो, तो अब बताओ सब ठीक है ना? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े अब बेटा। अब कोई इशू तो नहीं है ना? हाँ नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए अब फटाफट पढ़ते हैं। तो पहले नंबर मैंने डिस्कस किया ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, किस तरीके से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया, है ना? तो अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेशन होता चला जाता है यूजफुल या एडाप्टिव वेरिएशंस का। यानी एक जनरेशन में जो आए यूजफुल एडाप्टिव वेरिएशन वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गए, फिर वहां पर कुछ और उसमें एक्यूमुलेट हुए, थर्ड में कुछ और एक्यूमुलेट हुए, फोर्थ में कुछ और एक्यूमुलेट हुए, मतलब यूजफुल या एडाप्टिव वेरिएशंस फाइनली एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। और इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब मल्टीपल जनरेशन के बाद एक ऐसी जनरेशन आती है जिसके ऑर्गेनिज्म अपनी सबसे पहली वाली जनरेशन के बिल्कुल अलग होते हैं, तो हम कह देते हैं कि वहां हो गया है फॉर्मेशन या ऑरिजिन न्यू। तो आपको बस केवल इतना सा पॉइंट याद रखना है कि किस तरीके से ओरिजिन होता है न्यू स्पीसीज का। तो आप सिंपली बोल सकते हो एक्यूमुलेशन ऑफ यूजफुल और एडाप्टिव वेरिएशंस थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन। क्लियर? ये आंसर होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का। यही बात इस रिप्रेजेंटेटिव जो डायग्राम है इसमें बताई गई है, आप देख सकते हो बड़े आराम से। और फाइनल लिखा हुआ भी है कि आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशंस ईच ऑफ देम मे फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। तो किस तरीके से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, ये बात हम लोगों ने अभी की थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक टर्म है बेटा सेक्सुअल सिलेक्शन, जिसकी बात डार्विन ने की थी। एक और पॉइंट है सेक्सुअल सिलेक्शन, जिसकी बात डार्विन ने की थी। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ उन्होंने सेक्सुअल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन करेंगी वो करेंगी फीमेल्स, ना कि मेल्स। यानी सेक्सुअल पार्टनर का जो सिलेक्शन होगा वो फीमेल्स के द्वारा होगा मेल्स का, और फीमेल मेटिंग के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उन मेल्स को प्रेफरेंस देती हैं जिनके पास होते हैं बेटर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, बेटर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। तो सेक्सुअल सिलेक्शन होता है फीमेल्स द्वारा, किनका? मेल्स का। कैसे मेल्स का? जिनके पास होते हैं बेटर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर कुछ बना रखे हैं फंडे सेक्सुअल सिलेक्शन के। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फंडे होते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं बात करूं कि मेल पीकॉक की, तो मैं बात करूं फीमेल पीकॉक एंड मेल पीकॉक की, इस तरीके से। तो ये फीमेल है और ये मेल है। तो मेल जितना बेटर तरीके से डांस कर पाएगा फीमेल के सामने, फीमेल उसी को सेलेक्ट करेगी किसके लिए? सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, मेटिंग के लिए। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसा फंडा लगभग लगभग हर ऑर्गेनिज्म में चलता है। ये किसके अकॉर्डिंग बात हुई? डार्विन के अकॉर्डिंग। हालांकि इस पॉइंट को लेकर के इनको आगे जाकर के क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन अभी मैंने वो बात बताई जो कि डार्विन ने अकॉर्डिंगली बोली है। डार्विन ने क्या बोला? यूजुअली फीमेल्स प्रेफर दोज मेल्स फॉर मेटिंग हु हैव बेटर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म को किस किस पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पर स्लाइड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर नोट करते हुए चलूंगा, आप इजिली समझ पाएंगे यहाँ पर, है ना? मॉड्यूल में सब कुछ है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके बेसिस पर डार्विनिज्म को क्रिटिसाइज किया गया वो था सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन, साइंटिस्ट ने बोला कि आपका ये कुछ साइंटिफिक बेस है क्या इस पॉइंट के पीछे?
कोई साइंटिफिक बेस है क्या इस पॉइंट के पीछे? आपने किस बेसिस पर फीमेल्स को ये पूरे राइट दे दिए कि वही सिलेक्ट करेगी मेल्स का? मेल क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते फीमेल को मीटिंग के लिए, है ना? तो इस पॉइंट को लेकर के इनका बहुत ज्यादा क्या हुआ था, क्रिटिसिज्म हुआ था। सेकंड पॉइंट, ये जो डार्विनिज्म है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किसको, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का कोई एक्सप्लेनेशन हमें इस थ्योरी से नहीं मिलता, जबकि लैमार्किज्म से आपको पता है कि वहां पर एक्सप्लेनेशन वेस्टिजियल ऑर्गन्स का बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा था। तो यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन वेस्टिजियल ऑर्गन्स का हमें देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसके बेसिस पर इनको क्रिटिसाइज किया गया, वो था वेरिएशंस। वेरिएशंस, तो वेरिएशंस को लेकर के सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया डार्विन को, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि उनको जेनेटिक्स की कोई नॉलेज थी नहीं, तो वो बेचारे कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए वेरिएशन को, क्योंकि वेरिएशंस का रिलेशन किससे होता है, जेनेटिक्स से, और जेनेटिक्स की उनको कोई नॉलेज थी नहीं। तो वो ये नहीं बता पाए कि इनका रीजन क्या होता, कॉज नहीं बता पाए वेरिएशंस का। कैसे ओरिजिन होता, ये भी नहीं बता पाए। कैसे इनहेरिटेंस होती, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो कॉज, ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस, इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो ये भी नहीं बता पाए कि अराइवल कैसे होता है फिटेस्ट का। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो कह दिया कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है, जो सबसे ज्यादा फिट है, फिटेस्ट है, वही सर्वाइव करता है, उसी का होता है नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन उसका अराइवल कैसे हुआ वो नहीं बता पाए, क्योंकि हमें पता है कि अराइवल तो वेरिएशन के थ्रू हुआ था, तो वेरिएशन पर ही बात आ गई फाइनली कि नहीं आ गई। इसके अलावा वो ये भी नहीं बता पाए कि क्यों कुछ यूजफुल वेरिएशन और कुछ हार्मफुल वेरिएशंस डेवलप करते हैं अपने अंदर। जब नेचुरल सिलेक्शन होना ही यूजफुल वेरिएशंस का है, तो क्यों कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर हार्मफुल वेरिएशंस आ जाते हैं? नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है कभी भी। फिर एक बात, इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन में डिफरेंस क्या होता है। तो वेरिएशंस को लेकर के वो कुछ भी नहीं बता पाए, क्योंकि उनको जेनेटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर उनको क्रिटिसाइज किया गया, और सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हुआ वो हुआ वेरिएशंस को लेकर के। बात समझ में आई, बात की नहीं है? हालांकि वेरिएशंस की इनहेरिटेंस, या ऐसा बोलो कि जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के, उनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी भी प्रपोज की, लेकिन उस थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म सहना पड़ गया। क्या थी वो थ्योरी, वो आगे बात करते हैं। वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। कौन सी थ्योरी थी वो? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो इससे वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे? एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस कैसे होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने थ्योरी दी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया बताते हैं। इन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स। और उन माइन्यूट पार्टिकल्स को इन्होंने क्या बोला? पेनजीन्स बोला, पेनजीन्स। तो 3 टर्म्स हो गए मिलते जुलते। सबसे पहले पेनिस्पर्मिया, वो स्पोर्स जो स्पेस से आते हैं अर्थ पर लाइफ लेकर के। सेकंड पेंजिया, सिंगल लैंड मास। और अब आ गया पेंजीन। पेंजीन मींस वो माइन्यूट पार्टिकल्स जो बनाते हैं कौन? बॉडी के ऑर्गन्स। तो ये 3 टर्म्स हो गए जो मिलते जुलते हैं, पेनिस्पर्मिया, पेंजिया और पेंजीन। क्लियर है बात? अब इन पेंजीन में जो ये माइन्यूट पार्टिकल्स बनाते हैं ऑर्गन, उनमें होता क्या है? उनमें इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड ऑर्गन की, मतलब जिस ऑर्गन ने जो पेंजीन बनाया उसमें उस ऑर्गन की क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है कि उसका कैसा फंडा था, उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है पेंजीन में। ऐसा डार्विन बोल रहे हैं, आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इमेजिनेशन मोड पर जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कौन करता हुआ, कोई नहीं करता ऐसा। ये सिर्फ डार्विन की बात, तभी इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था बहुत ज्यादा। आगे क्या बोल रहे हैं कि जो पेंजीन है ये हर ऑर्गन से कहां पहुंच जाते हैं? गैमीट्स तक। किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। जहां से भी बने वहां से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंच गए गैमीट्स तक। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मतलब मेल गैमीट पर मेल बॉडी के सारे पेंजीन्स, और फीमेल गैमीट पर फीमेल बॉडी के सारे पेंजीन्स जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो बताओ ये दोनों पेरेंट्स जो हैं इनके पेंजीन आ जाएंगे जाइगोट पर कि नहीं? तो जाइगोट से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो इन्हीं पेंजीन में, क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन है हर ऑर्गन की, तो बताओ वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहां पर क्या फॉर्म हो जाएंगे? वहां पर फॉर्म हो जाएंगे ऑर्गन्स। तो बताओ जो इंफॉर्मेशन वहां पर होगी उसी के अकॉर्डिंग तो ऑर्गन्स बनेंगे। तो जो कैरेक्टर पहले वाली जनरेशन में होगा वही कैरेक्टर तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा कि नहीं होगा?
तो इन्होंने बोला आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ईच पेंजीन फॉर्म्स इट्स रेस्पेक्टिव ऑर्गन। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस हो जाती है किसकी, कैरेक्टर्स की, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हालांकि ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको लेकर के भी इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था। बात समझ में आ गई ना? चलो अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन किसका, लेमार्किज्म और डार्विनिज्म का, एक एग्जांपल के थ्रू, जो कि कॉमन एग्जांपल है उसके थ्रू। तो आपको याद है कि लेमार्किज्म को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स ऑफ जिराफ की हेल्प से। तो लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स ऑफ जिराफ मतलब कैसे डेवलप हुई, क्योंकि आपको पता है कि पहले की जो जिराफ थे वो शॉर्ट हुआ करते थे और अब जो जिराफ है वो लॉन्ग हुआ करते हैं, इसी की वजह से, लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स की वजह से। तो चलिए लेमार्क की बात को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग डार्विनिज्म पर। लेमार्क और डार्विन के जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। लेमार्क के अकॉर्डिंग 100% जिराफ कैसे थे, शॉर्ट थे, शॉर्ट हाइट के थे, मतलब है ना, 100% जिराफ शॉर्ट थे। तो हर जिराफ जो था वो फाइनली जाकर के, बाद में जाकर के जो 100% जिराफ बने वो लॉन्ग जिराफ बन गए, लॉन्ग जिराफ बन गए, है ना। तो ये हुआ एवोल्यूशन, ये हुआ एवोल्यूशन। और किस तरीके से हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका था पूरा का पूरा। बस मैं यहां बात जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, कि लेमर का ऑब्जर्वेशन क्या था कि पहले जितने भी जिराफ हुआ करते थे वो 100% जिराफ कैसे हुआ करते थे, शॉर्ट हाइट के, शॉर्ट लेंथ के हुआ करते थे। लेकिन बाद में जितने भी जिराफ बने 100% जिराफ कैसे बने, लॉन्गर बने, मतलब जिनकी हाइट ज्यादा थी। और वो आपको पता है कैसे हुआ, एनवायरमेंट में चेंज आया, न्यू न्यू डेवलप हुई, न्यू को फुलफिल करने के लिए कंटिन्यूअस यूज हुआ ऑर्गन्स का, और वो हो गया एक्वायर्ड कैरेक्टर, और एक्वायर्ड कैरेक्टर की हो गई इनहेरिटेंस, और धीमे धीमे एक्यूमुलेशन होता रहा और इस तरीके से फंडा हो गया। वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करते हैं डार्विन की। तो डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने बोला वो बात सही है कि आप जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हो ना, पहले की जो जिराफ की पॉपुलेशन थी उसमें जिराफ कैसे करते थे, शॉर्ट हाइट के हुआ करते थे, मानते हैं हम ये बात। लेकिन 100% नहीं, 100% वाली बात आपकी गलत है। वहां पर क्या था कि 99.9% तो हम मान सकते हैं कि वो शॉर्ट हुआ करते थे, मान सकते हैं आपकी बात, और इसीलिए शायद आप बोल भी रहे होगे कि पहले जिराफ कैसे होते थे, शॉर्ट होते थे। लेकिन तब भी वहां पर 0.1% जिराफ तो कम से कम ऐसे हैं जो पहले से ही क्या हुआ करते थे, लॉन्गर हुआ करते थे। ईच पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन। तो बताओ वो एक्सेप्शन क्यों होना चाहिए कि पहले की जो पॉपुलेशन थी जिराफ की उसमें सबके सब एक जैसे, सबके सब शॉर्ट हाइट के, तो वहां पर वेरिएशन था, मतलब वहां पर भी कुछ पहले से ऐसे थे जो कि हाइट में थोड़े से बड़े थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पर अभी शॉर्ट हाइट वाले भी हैं और लॉन्ग हाइट वाले भी हैं। अब क्या हुआ, इनके बीच में स्ट्रगल हुआ एग्जिस्टेंस को लेकर, है ना। पता चला ग्रास जो है वो सब खा गए, जो जो लोअर ब्रांचेस है उन पर जो लीव्स लगी है उनको सब खा गए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि जो हायर ब्रांचेस है उन पर लगी हुई लीव्स, वो एक ऑप्शन है बस। और वहां तक आपको पता है कि वहां पर विनर कौन हो जाएगा, वहां पर विनर हो जाएंगे लॉन्गर जिराफ, ये लॉन्गर जिराफ वहां हो जाएंगे, विनर हो जाएंगे। जो शॉर्ट जिराफ होंगे वो कहीं ना कहीं अब वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ग्रास तो दोनों खा सकते हैं, लोअर ब्रांचेस पर लगी हुई जो लीव्स है वो भी दोनों खा सकते हैं, लेकिन अपर ब्रांचेस पर, हायर ब्रांचेस पर लगी हुई जो लीव्स है उन्हें सिर्फ और सिर्फ कौन खा सकता है, लॉन्गर जिराफ ही खा सकते हैं, शॉर्ट जिराफ नहीं खा सकते। इसका मतलब अभी जो वेरिएशन है ये लॉन्ग और शॉर्ट वाला, यहां पर यूजफुल वेरिएशन क्या हुआ, ज्यादा हाइट, हार्मफुल वेरिएशन क्या हुआ, कम हाइट। तो बताओ नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है, यूजफुल वेरिएशन का। तो किसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, ऐसे जिराफ का नेचुरल सिलेक्शन होगा जिनकी हाइट क्या है, ज्यादा है, मतलब जो कि लॉन्गर है। तो बताओ नेचुरल सिलेक्शन जिनका होता है उनको क्या मिलती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वही क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन, वही क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो बताओ यहाँ प्रोजेनी कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लॉन्गर जिराफ, किसके कंपैरिजन में, शॉर्ट जिराफ के कंपैरिजन में। तो बताओ धीमे धीमे क्या होगा कि जो शॉर्ट जिराफ होंगे उनका नंबर कम होने लग जाएगा और जो लॉन्ग जिराफ होंगे उनका नंबर धीमे धीमे बढ़ने लग जाएगा। और आफ्टर जनरेशन बाय जनरेशन क्या होगा, फाइनली ये फंडा ही चेंज हो जाएगा। फाइनली क्या होगा कि इनका नंबर डिक्रीज होकर के 0.1% रह जाएगा और जो 0.1 पर थे उनका हो जाएगा 99.9%। यानी पॉपुलेशन ही चेंज हो गई, जो पहले कम थे वो ज्यादा हो जाएंगे, जो ज्यादा थे वो कम हो जाएंगे।
यही तो क्या है इवोल्यूशन, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो गई। पहले वाली पॉपुलेशन में शॉर्ट जो जिराफ थे उनकी नंबर ज्यादा था, अब जो है उसमें लॉन्गर जिराफ का नंबर ज्यादा है। तो बताओ पॉपुलेशन चेंज हो गई। और पॉपुलेशन जानी किसकी वजह से जाती है, जो कि होते हैं ज्यादा नंबर में। तो बताओ पहले वाली पॉपुलेशन को क्या बोलोगे, शॉर्ट जिराफ की पॉपुलेशन। अब वाली पॉपुलेशन को क्या बोलोगे, लॉन्ग जिराफ की पॉपुलेशन। तो इस तरीके से शॉर्ट जिराफ से लॉन्ग जिराफ बनते हैं। मतलब लेकिन बात इतनी सी है कि वहां 99.9 और 0.1 वाला फंडा होता है। बात समझ में आ गई, बात की नहीं आई? तो ये डार्विनिज्म का फंडा समझ में आया कि यहाँ पर होता क्या है। यूजफुल हार्मफुल वाला फंडा समझ में आया, कैसे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती समझ में आ गई। और यही स्टोरी सही भी है। लैमार्किज्म वाली जो स्टोरी थी वो गलत थी, वैसा नहीं हुआ। हुआ कैसा है, डार्विनिज्म जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ऐसा हुआ। और हर जगह ऐसा ही होता है। वो अलग बात है कि कुछ एग्जांपल्स को आप जस्टिफाई कर दो लैमार्किज्म की हेल्प से, जैसा कि हमने पहले किया भी, लेकिन वैसा होता नहीं है। उन्हीं एग्जांपल्स को आप डार्विनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और वो एक्सप्लेनेशन सही माना जाएगा। वो जस्टिफाई करना गलत था, लैमार्किज्म की हेल्प से जस्टिफाई करना गलत था। तो वो एग्जांपल लैमार्किज्म के नहीं थे, वो हम एग्जांपल्स लैमार्किज्म की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्हीं एग्जांपल्स को आप डार्विनिज्म की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन होगा ये सही होगा, वो जो एक्सप्लेनेशन था वो गलत था। तो ये मत कहना कि वो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग, ये है ना कि वो जो एग्जांपल्स थे उनका एक्सप्लेनेशन लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो सभी एग्जांपल्स को डार्विनिज्म की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल तो करके दिखा दिया। अब जो बाकी के दो एग्जांपल बचे, क्या, वेव्ड टोज इन एक्वाटिक बर्ड्स और लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, ये जो आपको दो एग्जांपल और बताए थे, अब वो आप खुद अपने लेवल पर सोचना कि अगर डार्विन होते तो वो उनका एक्सप्लेनेशन क्या देते। लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग तो हमने समझ लिया, डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग आपको समझना। तो एक तो मैंने समझा दिया, फंडा वही रहेगा 99.91% एंड 0.1%, यही फंडा रहेगा। और इस फंडे को अप्लाई करके समझना, आपको सारे एग्जांपल समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअल में डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग उनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये फंडा था लैमार्किज्म वर्सेस डार्विनिज्म। क्लियर है ना बेटा? यहां तक का फंडा क्लियर हो गया? समझ में आया ये फंडा? समझ में आया ये फंडा बेटा? चलिए, तो ये कंपैरिजन हुआ। इसके सारे पॉइंट्स जो कुछ भी मैंने अभी बोले ये सब मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में सारी चीजें आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। एक और थ्योरी पढ़ते हैं, थर्ड थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी एंड म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने वर्क किया था एक प्लांट पर जिसे बोलते ऑइनोथेरा लैमार्कियाना। लैमार्कियाना, लैमार्क से कोई रिलेशन नहीं है, ह्यूगो डी ब्रीज से रिलेशन है। इवनिंग प्रिमरोज भी से हम बोलते हैं। अब इसमें इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, इन्होंने सिंपल सा एक पॉइंट बोला कि इवोल्यूशन जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। मतलब जब भी फॉर्मेशन होगा न्यू स्पीसीज का, वो किसकी वजह से होगा, म्यूटेशन की वजह से होगा, और कोई रीजन नहीं होता। सिर्फ म्यूटेशन ही क्या करवाता है, इवोल्यूशन या फॉर्मेशन कराता है न्यू स्पीसीज का। अब म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन के बारे में तो आप जेनेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में। यहाँ तो सिर्फ हम छोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं हर पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप जैसे, क्योंकि अब इसके बाद जेनेटिक्स ही आप पढ़ने वाले हो, तो वहां पर आपको सारे पॉइंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे। यहाँ तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बस पढ़ रहे हैं कि ये पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने या जानने जरूरी है। क्लियर? तो चलिए म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं कि म्यूटेशन होते क्या है। लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, ये क्या होते हैं, म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन जो होते हैं, क्योंकि ये डीएनए या जीन से रिलेशन होता है इनका, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनहेरिटेबल। ये इनहेरिटेबल होंगे, ये रैंडम होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये आपको आगे की तरफ भी ले जा सकते हैं और पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं। मतलब यूजफुल वे में भी आगे जा सकते हैं और हार्मफुल वे में भी आगे जा सकते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। मतलब इनका एक्सप्रेशन जनरली फिनोटाइप में नहीं होता है। और ये कैसे होता है, अगर हो गया तो ये जनरली कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एक टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईपीएमटी में आ भी चुका है। व्हाट इज सॉल्टेशन? ये वर्ड आ चुका है। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में इतना बड़ा म्यूटेशन के एवोल्यूशन हो गया, उसको कहते हैं सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और इसके बाद म्यूटेशंस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। अगर किसी और सोर्स से वेरिएशन नहीं आ रहा है तो फाइनली आ सकते हैं किससे, म्यूटेशन से। म्यूटेशन से ही आ सकते हैं और किसी सोर्स से फिर नहीं आ रहे तो अल्टीमेट लास्ट जो सोर्स बचता है वो क्या है, म्यूटेशन। तो ये पॉइंट भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अब इस थ्योरी को भी क्या हुआ, क्रिटिसाइज किया गया।
किस किस पॉइंट पर देखिए। सबसे पहला पॉइंट कि जो नेचुरल म्यूटेशंस है वो उतने कॉमन नहीं है जितने की ह्यूगो डिब्रीज समझा करते हैं। अब ह्यूगो डिब्रीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन की वजह से ही फॉर्मेशन होता है न्यू स्पीसीज का, यानी इवोल्यूशन होता है म्यूटेशन की वजह से। और इवोल्यूशन तो हम जानते हैं कि लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है और बहुत ही कॉमन है। इवोल्यूशन तो कॉमन सी चीज है, लेकिन उसके पीछे जो ये रीजन बता रहे हैं म्यूटेशन, वो उतना कॉमन नहीं है। यानी अगर म्यूटेशन नहीं तो फिर इवोल्यूशन नहीं, और हमें पता है कि ऐसा तो होता नहीं, इवोल्यूशन तो कंटिन्यूअसली चलता। मतलब इसका मतलब कि इनकी ये बात तो सही है कि म्यूटेशन से होता, लेकिन इनकी ये बात गलत हो सकती है कि सिर्फ म्यूटेशन से होता। म्यूटेशन के अलावा भी कुछ और रीजन होंगे जिनसे क्या होता है इवोल्यूशन। तभी तो इवोल्यूशन क्या हो पाता है, कंटिन्यू हो पाता है। म्यूटेशन तो उतने कंटिन्यू नहीं होते, म्यूटेशन तो उतने कॉमन नहीं होते। सेकंड बात, कैरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन इवोल्यूशन आर यूजुअली डोमिनेंट। अभी अपन ने क्या बोला कि म्यूटेशन जनरली कैसे होते हैं, रिसेसिव, लेकिन वो कैरेक्टर जो पार्टिसिपेट करते हैं इवोल्यूशन वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट। तो फिर म्यूटेशन की वजह से ही सिर्फ कैसे हो सकता, कोई और रीजन भी होगा इवोल्यूशन का। और ये क्या कह रहे हैं, वाइल मोस्टली म्यूटेशंस आर रिसेसिव। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना। अब आते हैं फोर्थ थ्योरी पर। फोर्थ थ्योरी नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म, और यही वो थ्योरी है जो आज के टाइम पर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड यही थ्योरी है। और आपको कभी भी अगर इवोल्यूशन में क्वेश्चन आए और अगर वहां क्लियरली इंडिकेट नहीं किया गया कि किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आपको आंसर जो देना है हमेशा किसके अकॉर्डिंग देना है, नियो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग ही देना है। इसी को बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसी को बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो आप ये भी याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, अब इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डार्विनिज्म में क्या किया गया, डिफरेंट साइंटिस्ट के जो डिस्कवरीज हैं, उनके जो कंसेप्ट्स हैं, उनको उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो सिंपली अगर बोले ना तो एक खिचड़ी है एक तरीके की। नियो डार्विनिज्म क्या है, एक तरीके की खिचड़ी है। इसमें डार्विनिज्म में बहुत सारे तड़के लगाए गए हैं। इसमें किन किन के तड़के हैं, इसमें वीजमैन का तड़का है, मतलब वीजमैन ने जो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लांट बोला उसका ही तड़का है। यहाँ पर डिवरीज का तड़का है, इन्होंने जो म्यूटेशन थ्योरी में जो पॉइंट बताया उसका तड़का है डार्विनिज्म में। स्टेबिंस ने जो बताया उसका है, डॉबजेंस्की ने जो बताया उसका है, सिवेल राइट, आगे पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी तड़का यहाँ पर लगा हुआ है। मेयर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, उसका भी यहाँ पर तड़का लगाया गया। तो मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट, उनकी जो कंसेप्ट्स हैं, उनकी जो डिस्कवरीज हैं, उसको भी मिक्स कर दिया गया किसमें, डार्विनिज्म में। और जो वर्जन आया 2.0 वो आ गया नियो डार्विनिज्म। तो यानी मेन थीम तो किसकी है, डार्विनिज्म की है। मेन थीम तो डार्विनिज्म की है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगे। बात समझ में आई। तो अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब यहां देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला रैपिड मल्टीप्लीकेशन, ये वही पॉइंट हो गया जो हमने वहां पढ़ा था, ओवर प्रोडक्शन। यहां बोल रहे हैं रैपिड मल्टीप्लीकेशन, कोई पॉइंट में बात अलग से नहीं है, वही का वही। इंटरनेशनल तड़का, हाँ बेटा ये इंटरनेशनल तड़का है ना। कमेंट से ज्यादा बेटा यहाँ पर समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपने इंटरनेशनल तड़का लिखा और उसके बाद ये आपने स्पाइस वगैरह ये चिलीज वगैरह बना दी यहाँ पे, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर फोकस करो बेटा, है ना। चलो लेकिन अच्छी बात है, इंटरनेशनल तड़का ही एक तरीके का है ना। चलिए, तो लिमिटेड फूड एंड स्पेस। लिमिटेड फूड एंड स्पेस वो बात में मैं बता चुका था कि पॉपुलेशन जो है, कोई भी पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में ग्रो करना चाहती है, वो थ्योरिकली बात, लेकिन कर नहीं पाती। क्यों, क्योंकि फूड एंड स्पेस क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये वही बात यहां पर आ गई। फिर इसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये बात भी मैं वहां बता चुका था, अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो ये पॉइंट वही के वही है जो अपन ने डार्विनिज्म में पढ़े, अलग से कोई बात यहां पर नहीं है। आगे देखिए, जेनेटिक वेरिएशंस, फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो यहां पर दो जो बातें हैं वो थोड़ी सी नई है, दो बातें जो है वो यहां पर नई है, बाकी सारी चीजें वहीं पर। डार्विन यशस्वी था बहुत, इसका क्या मतलब है बेटा, डार्विन यशस्वी था बहुत। चलो बेटा कमेंट ये सब करो तो ठीक भी है ना, इनका रिप्लाई में क्या करूं बेटा। चलो तो दो पॉइंट थे, जेनेटिक वेरिएशन, चलो अब रिप्लाई क्या करूं, टाइम वेस्ट ही होता है बेटा, है ना। देखो, जेनेटिक वेरिएशंस और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन,
ये 2 पॉइंट यहां पर नए हैं, बाकी वही पॉइंट हैं जो कि हमने पढ़े थे किसमें, डार्विनिज्म में। क्यों? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस को वहां उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इसलिए नया है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो वाकई में एक नया का नया पॉइंट है, बिल्कुल फ्रेश पॉइंट, वहां इसकी कोई बात हुई नहीं थी। तो चलिए, जेनेटिक वेरिएशन क्यों यहां पर थोड़ा सा रिफ्रेश्ड है। आपको पता है कि डार्विन का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी बात को लेकर के हुआ था कि वो वेरिएशंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को अच्छे से बता नहीं पाए थे। लेकिन यहां पर बताना जरूरी है, वरना इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा फिर। तो इसलिए यहां सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो इसी पॉइंट पर किया गया। यहां क्या बताए गए, सोर्सेज बता दिए गए, द सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। क्या क्या सोर्सेज बताए, पहला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या जिसे अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, सेकंड म्यूटेशन, थर्ड हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, फिफ्थ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये वो 5 सोर्सेज हैं वेरिएशंस के, जिनके थ्रू वेरिएशंस आते हैं। क्लियर है। अब यहाँ जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो जो है, इसकी जो डेफिनेशन लिखी है अपन आगे समझ लेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की भी जो डेफिनेशन लिखी है उसको भी हम आगे समझ लेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने के, सोर्सेज क्या क्या है जेनेटिक वेरिएशन के, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, एंड फाइनली जेनेटिक ड्रिफ्ट। बात समझ में आ गई ना। और लास्ट में है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के थ्रू यहां पर होता है ऑरिजिन न्यू स्पीसीज का। ये पॉइंट आगे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक पूरा का पूरा कंसेप्ट ही अपन को अच्छे से पढ़ना है, तो आप याद रखना कि यहाँ पर न्यू डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का रीजन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और वहां सिंपली क्या था, एक्यूमुलेशन ऑफ यूजफुल और एडाप्टिव वेरिएशन। तो ये डिफरेंस यहाँ पर भी आ गया, ये नया पॉइंट। यहाँ ओरिजिन तभी होगा जब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होगा। बात समझ में आ गई ना। जो भी परेशान कर रहा है उससे पूछ लीजिए, एजी सर को भूल गए क्या। अब क्या बोलूं बेटा, चलो पढ़ते हैं यहाँ पे। मतलब कहाँ की बात, कहाँ के बात क्या चल रही है, समझ से बाहर है। चलिए, तो जेनेटिक वेरिएशंस के सोर्सेज जो हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और लास्ट में एक रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, क्लियर। चलिए, तो अब हमें पढ़ना क्या है डिटेल में, ये जेनेटिक वेरिएशंस जो है, इनके जो सोर्सेज हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, जीन रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशंस, ये 2 हम कंसेप्ट जो है वो हम एक साथ यहां पर पढ़ते हैं। देखिए क्या आपको पता है कि जीन रिकॉम्बिनेशन आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो मियोसिस होता है उसमें मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो पैकेटीन स्टेज होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है ना। तो उसी की बात चल रही है। तो क्रॉसिंग ओवर में जो होता है उसको बोलते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन, और इसके थ्रू क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स है ना, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इनका ये फंडा हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पर और दूसरे क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट पहले क्रोमोसोम पर आ जाता है। इसको बोलते हैं अपन लोग जीन रिकॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन बन जाना, जीन रिकॉम्बिनेशन। तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर, और कहां होता है, पैकेटीन स्टेज पर होता है। अब ये जो होगा वो कहां होगा, सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में होगा। क्यों? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होगी तभी तो वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तभी वहां पर गैमीटोजेनेसिस होगा, तभी वहां मियोसिस होगा, तभी वहां मियोसिस फर्स्ट होगा, तभी वहां प्रोफेज फर्स्ट होगा, तभी वहां पैकेटीन होगी, और तभी वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की है तो फिर वहां पर जीन रिकॉम्बिनेशन जैसा फंडा नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें मियोसिस देखने को मिलेगा ही नहीं। तो याद रखना, ये कॉमन सोर्स है किसमें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में। कॉमन सोर्स है वेरिएशन का, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, सिर्फ वहीं देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। ये कंटिन्यूअस सोर्स भी है वेरिएशन का, क्योंकि हर जनरेशन में देखने को मिलेगा, हर जनरेशन रिप्रोडक्शन करेगी, हर जनरेशन में गैमीटोजेनेसिस होगा, हर जनरेशन में मियोसिस होगा, हर जनरेशन में मियोसिस फर्स्ट, हर जनरेशन में प्रोफेज फर्स्ट, हर जनरेशन में पैकेटिन, और हर जनरेशन में क्रॉसिंग होगा। इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस सोर्स है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशंस, जीन रिकॉम्बिनेशन। ये कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं,
और ये डायरेक्शनल होते हैं। ये वर्ड जब आप जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ लोगे ना, जब आप म्यूटेशन को डिटेल में समझ लोगे, तो म्यूटेशन के अपोजिट है ये वर्ड। वहां पर बोलते लार्ज, यहाँ बोलते स्मॉल, वहां बोलते डायरेक्शनलेस, यहाँ बोलते डायरेक्शनल। तो फिर इनको बहुत अच्छे से आप इमेजिन कर पाओगे। अब यहाँ बोल रहे हैं डार्विनियन वेरिएशन। एक्चुअल में डार्विन जिन वेरिएशंस की बात किया करते थे ना, वो स्मॉल वेरिएशंस की बात किया करते थे। वो क्या बोलते थे? नो टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर अलाइक। मतलब टू इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत क्या है, डिफरेंस है। और यानी वो जो डिफरेंस है वो क्या है, वेरिएशन। तो वो किस वेरिएशन की बात करते थे? स्मॉल वेरिएशन की। मतलब हाइट में छोटा मोटा डिफरेंस, कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस, वो सारी बात है। तो वो जो स्मॉल वेरिएशन की बात जो डार्विन किया करते थे, वो एक्चुअल में किसकी वजह से आते हैं? जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं। बात समझ में आ रही ना? इसीलिए अकॉर्डिंग टू डार्विन, इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, तो फिर नेचर भी जो है ना, वो नेचुरल सिलेक्शन उतनी इफेक्टिव वे में वहां पर नहीं कर पाती। इसलिए इवोल्यूशन कैसा होता है? स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो याद रखिएगा, इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, और स्लो प्रोसेस होगी। बात करते हैं म्यूटेशन की। तो जैसा कि वो स्मॉल है, ये लार्ज डिफरेंसेस है। और ये कैसे आते हैं? सडनली आते हैं। वो सडनली नहीं आते, ये सडनली आते हैं, अचानक से आते हैं। किसी में भी आ सकते हैं, कभी भी। एक्सीडेंट टाइप का फंडा होता है एक तरीके से। होता क्या है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का एक पार्ट ही हट गया। डेलेटोरियस म्यूटेशन बोलते हैं जिनको। तो ये पढ़ोगे आप, यहाँ पर पूरा चेंज ही हो गया, मतलब पूरा का पूरा फंडा। वो स्मॉल थे, ये लार्ज है। वो डायरेक्शनल थे, ये नॉन डायरेक्शनल है। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते, कोई फिक्स नहीं होता पहले। मतलब ऐसा कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव वे में ही ले जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वहां पर रेट्रोग्रेसिव वे में भी वो आपको ले जाए। वो कंटिन्यूअस सोर्स थे, ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स है, क्योंकि हर जनरेशन में आपको म्यूटेशन दिखे ऐसा जरूरी नहीं। वो सोर्स थे सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में। ये सेक्सुअली के साथ साथ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में भी क्या ला सकते हैं? वेरिएशंस ला सकते हैं। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू डिब्रीज, इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है? एक जर्की प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? जबकि वो क्या थी उनके अकॉर्डिंग? एक स्लो प्रोसेस। जर्की क्यों? क्योंकि अचानक से क्या हुआ, म्यूटेशन आया और बन गई न्यू स्पीसीज। अचानक से म्यूटेशन आया और बन गई न्यू स्पीसीज। तो जर्क लग रहा है, एक तरीके से जर्की प्रोसेस है। सडन होने वाली कोई एक प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन चल रहा हो, और नॉर्मल सी चीज चल रही थी, अचानक से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया और एक न्यू स्पीसीज बन गई, मतलब इवोल्यूशन हो गया। तो इनके अकॉर्डिंग एक स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्या है? एक जर्की प्रोसेस। बात समझ में आ गई? तो ये डिफरेंसेस आप याद रखना, जीन रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। क्लियर? चलो, थर्ड सोर्स है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी किसी पॉपुलेशन में वेरिएशन आ सकते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं कि एक हॉर्स की पॉपुलेशन है, हॉर्स की पॉपुलेशन है, और अपन ने क्या किया, हॉर्स हॉर्स आपस में मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने क्या किया, आर्टिफिशियल वे में अपन ने कुछ डोंकी के साथ अपन ने क्रॉस करा दिया, किसका? हॉर्स का। मतलब अपन ने आर्टिफिशियल वे में मेटिंग करा दी डोंकी और हॉर्स की। तो बताओ, हॉर्स और डोंकी का जब यहाँ पर मेटिंग होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अपन आर्टिफिशियल वे में करा रहे हैं और टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में करा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, डंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकते हैं? म्यूल बन सकता है या हिनी बन सकती है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, अपन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में। तो म्यूल या हिनी बन गए, मतलब बाकी सब तो हॉर्स होंगे, लेकिन वहां पर क्योंकि कुछ हॉर्स का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, किससे? डंकी से। तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ऐसी ऑफस्प्रिंग्स आएंगी नेक्स्ट जनरेशन में, जिनमें मैक्सिमम कैरेक्टर तो हॉर्स जैसे होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर डंकी जैसे भी होंगे। तो बताओ वहां क्या हो गया फंडा? वहां वेरिएशन नहीं आ गया कि हॉर्स की पॉपुलेशन और कुछ कैरेक्टर्स कुछ लोगों के अंदर ऐसे हैं जो कि डोंकी जैसे हैं। तो बताओ, डोंकी से हाइब्रिडाइजेशन कराने पर हॉर्स की पॉपुलेशन में क्या कुछ वेरिएशंस नहीं आ गए? आ गए। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन भी है। आगे बात करते हैं, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। अब इसकी बात करते हैं, ये भी क्या है? सोर्स ऑफ वेरिएशन है। कैसे है? इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक पॉपुलेशन है ए, और उसमें अभी कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। तो बताओ, इंडिविजुअल्स अगर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके जीन भी उसी पॉपुलेशन का पार्ट हुए। जीन पूल जिसको अपन बोल देते हैं, बताओ उसी का पार्ट हुए कि नहीं? ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि एक और पॉपुलेशन है, एक दूसरी पॉपुलेशन, उसमें भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। और ये जो दोनों पॉपुलेशन है ना, ये सेम स्पीसीज की है। मतलब दोनों स्पीसीज, मान लो फॉर एग्जांपल ए पॉपुलेशन भी ह्यूमन की है और बी पॉपुलेशन भी ह्यूमन की है, एक सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन है। तो बताओ, जो पॉपुलेशन बी मैंने बोली, जो पॉपुलेशन मैंने बी बोली, बताओ उसमें जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, तो साथ में उनके जो जीन्स होंगे वो पार्ट हो गए किसका? इसी पॉपुलेशन का पार्ट हो गए कि नहीं हो गए?
तो ए पॉपुलेशन बी पॉपुलेशन, ए के इंडिविजुअल की वजह से ए के जो जीन्स थे वो पार्ट हो गए ए पॉपुलेशन का, और बी में इंडिविजुअल जो रह रहे हैं उनके जो जीन है वो पार्ट हो गए बी पॉपुलेशन का। अब क्या होता है, किसी रीजन से मान लो मैं कहूं कि यहां पर बी पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर गए ए पॉपुलेशन में, बी पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर गए ए पॉपुलेशन में। तो बताओ, अब जो इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके ए पॉपुलेशन में पहुंच गए, अब वो पार्ट बन गए किसका, ए पॉपुलेशन का पार्ट बन गए कि नहीं बन गए? तो बताओ, ए पॉपुलेशन का पार्ट बने इंडिविजुअल, लेकिन साथ में उनके जो जीन्स होंगे वो भी तो पार्ट बन गए ए पॉपुलेशन का। इसका मतलब क्या कि बी पॉपुलेशन के कुछ जीन ए पॉपुलेशन में माइग्रेट कर गए, और बस ये जो माइग्रेशन हुआ इसी को क्या बोलेंगे, जीन माइग्रेशन। तो जब एक बार होता है तो बोलते हैं जीन माइग्रेशन, और जब बार बार होगा, एक ही डायरेक्शन में, जब बार बार होगा एक ही डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं फिर अपन लोग, जीन फ्लो बोलते हैं। तो जीन माइग्रेशन सिर्फ एक बार, जीन फ्लो जब बार बार उसी डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। अब जरा ये बताओ कि यहां पर वेरिएशन आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो किस में आएंगे वेरिएशन, जिसमें जीन्स की एंट्री हुई है। तो बताओ यहां पर अगर हम बात करें पॉपुलेशन ए के लिए, तो बताओ वहां पर वेरिएशंस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? तो यहां पर पॉपुलेशन ए में वेरिएशंस बढ़ जाएंगे, जबकि पॉपुलेशन बी में वेरिएशंस कम हो जाएंगे। लेकिन अब मैं दूसरी बात करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी, मैं इसकी बात करूंगा अगर, तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी में किसके अंदर चेंज आएगा, ए में या बी में? दोनों में। तो यहां पर भी चेंज होगी और यहां पर भी चेंज होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जीन फ्रीक्वेंसी तो दोनों जगह ही चेंज होगी, एक जगह बढ़ रहे हैं जीन्स और दूसरी जगह कम हो रहे हैं जीन्स, इसलिए यहां पर चेंज दोनों जगह आएगा। लेकिन वेरिएशन कहां आएंगे, वेरिएशन आएंगे सिर्फ पॉपुलेशन ए में, जबकि पॉपुलेशन बी से वेरिएशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो ए एंड बी का ये जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो वाला फंडा समझ में आया कि नहीं? अब जरा कोई बताओ मुझे कि जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी जैसे टर्म समझते हो या नहीं समझते हो? नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूं, वैसे समझते होंगे। जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीन माइग्रेशन का फंडा मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो मैं कहूंगी कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसमें 3 इंडिविजुअल्स हैं, एक कैपिटल ए वाला, एक कैपिटल ए स्मॉल ए वाला और एक स्मॉल ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एलील्स हैं, 2 एलील्स हैं, है ना, एक है कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए, तो अब उनकी फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलेंगे अपन लोग, जीन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी, तो बताओ अगर कैपिटल ए की बात की जाए कि कैपिटल ए की कितनी है जीन फ्रीक्वेंसी, तो बताओ कैसे बताओगे, नंबर ऑफ कैपिटल ए एलील्स डिवाइडेड बाय टोटल एलील्स। तो नंबर एक कैपिटल ए एलील्स कितना है यहाँ पर 3, डिवाइडेड बाय टोटल एलील्स कितना है 6। तो बताओ यहाँ पर 0.5 जो आया वो क्या आ गई, कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये क्या आ गई, कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी। और अगर कोई आपसे पूछे कि स्मॉल ए की जीन फ्रीक्वेंसी बताओ, तो क्या होगी वो भी क्या हो जाएगी 3/6, नंबर ऑफ स्मॉल ए एलील्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल एलील्स, तो 3/6 यानी कि 0.5, वो भी कितनी आ जाएगी, 0.5 ही आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है जीन फ्रीक्वेंसी का या एलील फ्रीक्वेंसी का। तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी में दोनों जगह चेंज आया कि नहीं आया? मैंने चेंज बोला, मैंने एक नहीं कहा कि कहां इंक्रीज होगी कहां डिक्रीज होगी, वो अभी अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये बताओ चेंज होगी या नहीं होगी, होगी। तो याद रखना जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो का कंसेप्ट। अब शायद मेरे हिसाब से ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने जो एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया। क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट पर, जेनेटिक ड्रिफ्ट को सिवाल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसीलिए मैंने बोला था कि तड़का किसका भी है, सिवाल राइट का भी, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था क्या एक्सप्लेन करके, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्सप्लेन करके। बात समझ में आ गई? तो पहले कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रैंडम चेंज ऑफ जीन और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन बाय चांस। बाय चांस अगर चेंज आ जाए किसी पॉपुलेशन की जीन या एलील फ्रीक्वेंसी में रैंडमली, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बाय चांस अगर बर्ड कहीं भी देखने को मिल जाए, आप तुरंत टिक कर देना क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस बर्ड में ही है क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट, याद रखना। आगे लिखा है इट ऑपरेट्स रैपिडली इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, रैपिडली इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ये नहीं लिखा कि इट ऑपरेट्स ओनली इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, क्या लिखा है, रैपिडली। इसका मतलब स्मॉल में रैपिडली होता है, लेकिन लार्ज में ऐसा नहीं कि नहीं होता, लार्ज में भी होता है, लेकिन वहां पर क्या होगा, स्लोली होगा। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन, फर्स्ट ऑप्शन स्लो, सॉरी,
फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल पॉपुलेशन, सेकंड ऑप्शन लार्ज पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन बोथ। क्या टिक करोगे यहां पर? बोथ, क्योंकि दोनों में होता। लेकिन अगर मान लो बोथ ऑप्शन नहीं है और वहां पर कोई और ऑप्शन दे दिया तो फिर अब आपको ऑप्ट करना स्मॉल और लार्ज में कोई एक, तो फिर किसको टिक करोगे? फिर स्मॉल को करोगे, क्योंकि स्मॉल में क्या होता है, ये रैपिडली ऑपरेट होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, कई बार बस यहीं से क्वेश्चन आया और फिर कुछ पूछा ही नहीं, बस यही पूछे जाते हैं। बाई चांस चेंज इन जीन और एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, it operates rapidly in small isolated population। क्लियर? नहीं बेटा, ये अपन ये एक्सप्लेन नहीं करते अपन यहाँ पर कि स्मॉल में फास्ट कैसे, ये तो आपको खुद डेवलप करने पड़ते हैं कुछ कंसेप्ट, है ना। जैसे अभी अपन लोग जब फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने जो सैंपल लिया वो स्मॉल पॉपुलेशन का लिया, तो यहाँ पर दिख गया हमें। अब अगर यहाँ पर लार्ज सैंपल होता तो क्या इफेक्ट पड़ता, क्या उसकी जो स्पीड है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता, तब आप समझ पाओगे कि हाँ वहां तो फर्क पड़ता। स्मॉल में वो रैपिडली दिखेगा, लेकिन अगर लार्ज सैंपल लोगे तो उतना रैपिड वो नहीं दिख पाएगा। तो ये खुद एनालाइज करना होता है। तो अभी अपन जब समझेंगे ना, तो आप खुद एनालाइज करना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है। तो आगे देखिए, 2 फॉर्म्स होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, एक होता है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा होता है बॉटलनेक इफेक्ट। तो चलिए एक एक करके इनको पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की। फाउंडर इफेक्ट की, तो पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर लूं, क्योंकि ये डायग्राम उतना सही नहीं बना हुआ है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको, है ना। अब समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि फंडा है क्या फाउंडर इफेक्ट का। नो वॉइस बेटा, मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं बोल ही नहीं रहा था तो वॉइस कैसे आएगी बेटा? मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने में लगा हुआ था, है ना। मैं बोल ही नहीं रहा था तो वॉइस कैसे आएगी? ठीक है, अब बोलने लगा इसलिए वॉइस आप तक आ जाएगी बेटा। तो देखिए फाउंडर इफेक्ट क्या है, किस तरीके से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसको समझते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बना रखी है, एक पॉपुलेशन बना रखी है, कोई ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल मान लो इंसेक्ट की क्या है, पॉपुलेशन है। और यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, एक को मैंने रेड कलर से डिनोट कर रखा है और एक को मैंने ग्रीन कलर से डिनोट कर रखा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर रेड कलर के इंसेक्ट्स भी 8 हैं और ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स भी यहाँ पर 8 हैं। तो जरा मुझे फ्रीक्वेंसी का फंडा बता दो जरा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिखाई दे रही है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इंसेक्ट्स यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इंसेक्ट बताओ, 8/16 दिख रही है या नहीं दिख रही है? काउंट करके देख लो, 8/16 दिखेगी, यानी 0.5, है ना। और अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन, 2 ग्रीन बना दिए बेटा मैंने, और उनको भी ग्रीन इंसेक्ट काउंट कर लेना, तो बताओ कितनी होगी ग्रीन की भी? 8/16 यानी कि 0.5, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी है अभी इस पॉपुलेशन ए की। ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है, ये जीन या एलील फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी अपन ने निकाली, क्योंकि जीनोटाइप फिनोटाइप में एक्सप्रेस होगा तभी तो ये ग्रीन और रेड कलर आ रहे होंगे, है ना। जीन की वजह से नहीं, जीनोटाइप की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ बेटा वो 7 है, मैं एक और बना दे रहा हूँ, एक और बना देता हूँ बेटा, समझ गया मैं आपकी बात को। ये लीजिए बेटा, एक और बना दिया। अब बताओ 8 हो गए कि नहीं हो गए? अब 8 हो गए या नहीं हो गए? तो 8/16, 8/16 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, चलो। तो ये रेड की फ्रीक्वेंसी 0.5, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी 0.5, क्लियर यहां पर। अब क्या हुआ कि यहां से पॉपुलेशन ए के कुछ मेंबर, मैं नहीं बोला कौन से मेंबर, कुछ मेंबर इस प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे आइसोलेटेड प्लेस पर चले गए। आइसोलेटेड मतलब जहां पर अभी कोई मेंबर नहीं है इस पॉपुलेशन से रिलेटेड, कोई मेंबर नहीं, मतलब वहां इंसेक्ट नहीं मिलते, और यहां पर अभी क्या गए, वहां चले गए। तो बताओ वहां पर चले गए, मान लो मैंने कहा कि 4 इंसेक्ट चले गए, 4 इंसेक्ट,
और मैंने अभी भेजे हैं पूरे के पूरे इंसेक्ट यहाँ पर रेड, फॉर एग्जाम्पल रेड भेज दिए मान पूरे के पूरे। अब रेड जाए जरूरी थोड़ी ना, रेड के साथ हो सकता था ग्रीन चले जाते, 3 रेड 1 ग्रीन 3 रेड, या ऐसा भी हो सकता था कि 2 ग्रीन 2 रेड, या ऐसा भी हो सकता 4 ग्रीन, कुछ भी हो सकता था कॉम्बिनेशन। लेकिन अपन ने जो भेजा जानबूझ करके इंटेंशनली वो क्या भेजा, 4 रेड का कॉम्बिनेशन वहां पर अपन ने भेज दिया। बताओ यहाँ पर ये पहले क्या यहाँ पर इस टाइप की कोई स्पीसीज रहती थी? नहीं रहती थी। तो बताओ यहाँ पर ये पॉपुलेशन नहीं बनी कि नहीं बनी? बनी। तो ये न्यू पॉपुलेशन बन गई, यहाँ पर ये न्यू पॉपुलेशन बन गई है। अब बताओ कोई भी जब किसी चीज को न्यू करता है, मतलब बनाता है, स्टार्ट करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फाउंडर बोलते कि नहीं बोलते? तो ये क्या होगा, फाउंडर हो गए इस न्यू पॉपुलेशन के, और इन फाउंडर की वजह से इफेक्ट आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला, इसलिए इनको क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो फाउंडर्स है ना, इनकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, इसलिए इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के फॉर्म को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे हुआ वो समझते हैं। कहानी तो आपने समझ ली, जरा ये बताओ यहां पर अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी जो है रेड की, बताओ रेड की फ्रीक्वेंसी यहां कितनी है? 4/4, यानी कि कितनी? 1.0। और फ्रीक्वेंसी अगर ग्रीन की बात की जाए तो बताओ अभी यहां पर कितनी है? 0/4, यानी कि 0। हाँ है ना? तो बताओ पहले ये 0.5 थी, जो अब 1 हो गई, और जो पहले 0.5 थी ग्रीन की, अब वो 0 हो गई। तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया या नहीं आया? आ गया चेंज, आ गया। तो चेंज आया तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, लेकिन अभी क्यों नहीं बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट? क्योंकि अभी फंडा वो बचा रह गया कि ये बाई चांस हुआ है या नहीं हुआ। तो बाई चांस चेक करते हैं, बाई चांस हुआ है तो ये कैसे हुआ वो देखते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि यहां पर एक दूसरा केस मैं दूसरा केस लेता, मान लो जहां पर क्या होता कि मान लो 2 होते रेड, 2 जाते रेड, है ना, और मान लो मैं कहता कि 2 जाते ग्रीन, 2 रेड एंड 2 ग्रीन। अगर ऐसा होता, मान लो कि ये 4 गए होते, गए कौन है? 4 के 4 रेड, लेकिन अगर ऐसा होता कि 2 रेड और 2 ग्रीन जाते, तो बताओ फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होती रेड की? 2/4 यानी 0.5। ग्रीन की कितनी होती? 2/4 यानी कि 0.5। मतलब कोई चेंज आता क्या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में? नहीं आता। तो जब चेंज आया वो बाई चांस आया, क्या करें? कॉम्बिनेशन ही फाउंडर का ऐसा गया वहां पर, क्या करें? कॉम्बिनेशन ही ऐसा गया फाउंडर का, तो ये जो गया ये तो बाई चांस चेंज लेकर के आ गया। अगर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा जाता तो शायद चेंज ही नहीं आता। यानी जब चेंज आया तो वो बाई चांस आया, इसलिए बोलते हैं बाई चांस चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये किसकी वजह से हो रहा है? फाउंडर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। समझ में आ गया या नहीं आया फंडा? फंडा शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना? तो क्या लिखा है? द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर पॉपुलेशन एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। अ स्मॉल ग्रुप कॉलोनाइजेस अ न्यू हैबिटेट। और जो ये फाउंडर मेंबर ये क्या है? माइग्रेटेड या ड्रिफ्टेड मेंबर है, फाउंडर मेंबर। क्लियर हो गया बेटा, है ना शायद? चलिए अब सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं। सेकंड इफेक्ट है बॉटल नेक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट है बॉटल नेक इफेक्ट। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स, उनको मैं कंपेयर कर रहा हूं ग्लास बॉल से। ठीक है, स्मॉल ग्लास बॉल्स जो होते हैं ना, कंचे वगैरह, मार्बल्स वगैरह जो होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं ग्लास बॉल से, और बाकी जो एनवायरमेंट है उसको मैं यहां कंपेयर करके चलूंगा ग्लास बॉटल से। ठीक है, तो इससे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है फंडा। क्लियर? तो चलिए बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो बॉटल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, बॉटल नेक, बॉटल की नेक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए पेरेंट पॉपुलेशन है, मान लीजिए पेरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है किसी एनवायरमेंट में रह रही होगी, तो बॉटल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्या? एनवायरमेंट। और उस एनवायरमेंट में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स उनको किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? ग्लास बॉल से। तो ग्लास की बॉटल है और उसके अंदर है ढेर सारी ग्लास बॉल्स, और जिनके कलर क्या है? अलग अलग, येलो कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं और रेड कलर के हैं। अब आप यहाँ देखो सबसे ज्यादा आपको किसकी दिख रही है? येलो कलर की, उससे कम ब्लू कलर की, और सबसे कम रेड कलर की। आया ना? ये फंडा है। अब मैंने क्या किया, अचानक से मैंने इसको थोड़ा सा जर्क दे दिया, धक्का दे दिया इस बॉटल को। तो बताओ ये बॉटल गिरेगी कि नहीं गिरेगी? और गिरते ही टूट जाएगी। तो जब ग्लास की बॉटल टूटेगी तो ग्लास की बॉटल के अंदर जो ग्लास बॉल्स हैं वो भी तो टूट जाएंगी, आया ना?
लेकिन टूटने से पहले जब बॉटल गिर रही होगी तो उस टाइम पर बॉटल की नेक से कुछ ग्लास बॉल्स बाहर आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी। तो ग्लास बॉल्स कुछ बाहर आई जबकि वो बॉटल गिर रही है टूटने के पहले। तो बताओ ये कुछ भी हो सकती है, ग्लास बॉल्स कुछ भी बाहर आ सकती है, रैंडमली आएंगी। हो सकता हो कि सबकी सब रेड आ जाए, हो सकता है सबकी सब ब्लू आ जाए, हो सकता है सबकी सब येलो आ जाए, या हो सकता है कुछ येलो कुछ ब्लू कुछ रेड, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। कुछ भी हो सकता है, अपन नहीं कह सकते कि कौन सी बाहर आ जाए। हाँ या ना। तो ये हो गया बॉटल नेक इवेंट, इसी को कहते हैं बॉटल नेक इवेंट। बॉटल की नेक से कुछ बाहर आ जाना और उनका बच जाना, या एनवायरमेंट पर कुछ हुआ और उसकी वजह से सब मर गए लेकिन कुछ बच गए, तो कुछ का बचना वो क्या है, बॉटल नेक इवेंट। बॉटल नेक इवेंट क्यों, बॉटल की नेक से कुछ बच गए, उनको बोलते हैं बॉटल नेक इवेंट। अब जैसे एनवायरमेंट में क्या हो सकता है, एनवायरमेंट में ऐसा हो सकता है जब अर्थक्वेक आ जाए तो पता चला सब मर गए बहुत सारे, कुछ बचे रह गए, कुछ बचे रहेगा। वो तो बाई चांस बचेंगे, कौन बच जाए कोई कहे तो ही ना जा सकता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बोलते कि नहीं बोलते। तो कुछ भी मर सकता है, कोई भी बच सकता है, अर्थक्वेक वाली बात। ऐसी वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए मान लो कभी, तो है भी ऐसा, फायर फ्लड्स स्टॉर्म्स एपिडेमिक्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है। एपिडेमिक्स जैसे कोरोना पैंडेमिक, ये भी तो हो सकता कि पता नहीं कौन मर जाए कौन जिंदा रह जाए, है ना। तो जो बच गए वो एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है कि वो बॉटल की नेक से बाहर निकल आए, और जो नहीं बच पाए उनको बोला जाएगा कि वो ग्लास की बोतल के अंदर रह गए, इसलिए ग्लास की बोतल टूटते ही वो भी खत्म हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो बताओ फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लास्क में है यही तो है सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, यानी जब ऐसा कुछ अर्थक्वेक एपिडेमिक्स वगैरह हुआ तो जो लोग बचे रह गए वही तो है इस फ्लास्क में, आया ना। तो बताओ ये जो बचे रह गए ये बाई चांस वाले तो लोग हुए, ये बाई चांस ही तो, क्या पता ये भी मर जाते उनकी तरह, है ना। और जो जिए उनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है रैंडमली। आप देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर बाई चांस ब्लू वाले बॉल्स ज्यादा आए, येलो वाली बॉल्स कम आई, है ना, बाई चांस वाली बात। और देखो रेड तो आई नहीं, गजब की बात, देखो रेड तो आया नहीं, रेड तो बिल्कुल ही नहीं आया, ब्लू आ गया येलो आ गया लेकिन रेड तो आया ही नहीं, बाई चांस वाली बात है, नहीं आया। और यहाँ पर देखो रेड और येलो में से भी कौन ज्यादा है, रेड, जबकि स्टार्टिंग में कौन ज्यादा थे, येलो। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो बाई चांस वाली बात है, बाई चांस वाली बात। और बताओ ये जो लोग बचे अब यही तो रिप्रोडक्शन करेंगे, जो नहीं बचे वो क्या रिप्रोडक्शन करेंगे, तो जब रिप्रोडक्शन करके प्रोजेनी बढ़ेगी तो बताओ उसमें भी तो यही प्रोपोर्शन होगा इनका जो कि अभी है। तो बताओ ये जो नेक्स्ट जनरेशन में आया, ये बताओ ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या अलग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। किस वजह से, बॉटल नेक इवेंट की वजह से। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये होता है बेटा कि बाई चांस मतलब कुछ भी बच सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो न्यू पॉपुलेशन बनी वहां पर तो रेड है ही नहीं, ये तो बाई चांस वाली बात ही, हो सकता था कि येलो वाला नहीं होता, हो सकता था कि ग्रीन वाला नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता था, आया ना। तो ये सारी बात यानी जो बचे वो बाई चांस बचे, और ये बॉटल नेक की वजह से होने वाला इवेंट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। बताओ जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी में बाई चांस चेंज आया कि नहीं आया, इसलिए भी क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। और ये बॉटल नेक इवेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, बॉटल नेक इफेक्ट बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या देखा, फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट में मेन डिफरेंस क्या देखा। फाउंडर इफेक्ट में प्लेस चेंज होता है, बॉटल नेक इफेक्ट में प्लेस चेंज नहीं होता, जो होना होता है वही हो जाता है। बात समझ में आई ना, ये बेसिक एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा, क्लियर है ना। तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज कहां आता कहां नहीं आता, दोनों जगह आता। कहां बाई चांस आता कहां नहीं आता, दोनों जगह आता। कहां प्लेस चेंज होता कहां नहीं होता, फाउंडर इफेक्ट में होता है, बॉटल नेक इफेक्ट में चेंज नहीं होता। दोनों फॉर्म किसके हैं, जेनेटिक डिफरेंस। बात समझ में आ गई ना। तो बस ये डायग्राम याद रखना और पूरी लाइन पढ़ करके देखना आप मॉड्यूल की, आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी मॉड्यूल के अंदर। क्लियर है। चलो अब आते हैं एक न्यू कंसेप्ट पर। न्यू कंसेप्ट क्या है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हालांकि ये प्रिंसिपल भी हम लोग जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक सा आइडिया मैं आपको यहीं दे देता हूं। पहले समझते क्या आइडिया देना है वो समझते हैं। देखो आप सबको पता है कि अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में टू एलील्स हैं, एक है कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए, तो कैपिटल ए हो गया डोमिनेंट एलील और स्मॉल ए हो गया रिसेसिव एलील। अब ये दोनों जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स। कैपिटल ए मींस डोमिनेंट और होमोजाइगस, कैपिटल ए मींस हेटेरोजाइगस, और स्मॉल ए मींस रिसेसिव होमोजाइगस। क्लियर, ये आपको सबको पता है कि ये फंडा आप लोग जानते हो इतना तो। अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं कि जो कैपिटल ए है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल पी स्क्वायर से,
कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं 2pq से, और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं क्यू स्क्वायर से। ये हो गई फ्रीक्वेंसीज, रेड कलर से जो कुछ भी लिखा ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। अब आगे देखो क्या होता है फंडा, आगे देखो क्या होता है। यहां पर फंडा ये है कि जब भी आप बात करोगे ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए की, तो वहां पर हमेशा p प्लस क्यू का टोटल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जब भी आप बात करोगे p और q की, वहां पर p और q का टोटल हमेशा 1 होगा। लेकिन जब भी आप बात करोगे p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर की, तब इनका टोटल भी क्या होगा, 1 होगा। इनका टोटल भी 1 होगा। यानी जब आप एलील्स की बात करोगे तो p प्लस क्यू वाला फंडा अपनाओगे, और जब आप जीनोटाइप्स की बात करोगे तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर का फंडा अपनाओगे। दोनों जगह लेकिन टोटल क्या होगा, 1 ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। अब हार्डी विनबर क्या बोल रहे हैं, हार्डी विनबर प्रिंसिपल जनरली अप्लाई होता है लार्ज पॉपुलेशन में रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। ये कंडीशन है, याद रखना, लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी हार्डी विनबर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। रैंडमली मेटिंग क्यों, क्योंकि उससे होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका, जीन्स का या एलिस का। तो रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि जीन या एलील फ्रीक्वेंसी क्या बनी रहती है, स्टेबल या रिमेन कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। अब देखो इसका फंडा समझना, यहां पर कंफ्यूज हो जाते कई बच्चे। यहां पर बात ये की जा रही है कि p प्लस क्यू का टोटल हमेशा 1 होगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर का टोटल हमेशा 1 होगा। ये कांस्टेंट रहेंगे, 1 मतलब कांस्टेंट, 1 मतलब कांस्टेंट है ना। तो 1 का मतलब यहां क्या है, कांस्टेंट है ना, ये हमेशा 1 ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि p और q की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर बात करें p या q की वैल्यू, तो p कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, q भी कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, और इसी के अकॉर्डिंग p स्क्वायर 2pq और q की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। कैसे, सिंपल समझना। जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई जनरेशन है, उसमें p की वैल्यू है मान लो 0.4, ठीक है, और q की वैल्यू है 0.6, तो बताओ p प्लस q का टोटल कितना होगा, 1, जो कि सही बात है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि p डैश जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में हो गया 0.3, तो q डैश ऑब्वियसली कितना होना चाहिए, 0.7, क्योंकि तभी तो टोटल कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो यानी p की वैल्यू देखो चेंज हो गई 0.4 से 0.3, q की वैल्यू चेंज हो गई 0.6 से 0.7, लेकिन दोनों का टोटल तो 1 का 1 ही बना रहा कि नहीं बना रहा। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा टोटल। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसीज की बात करोगे तो वो तो चेंज हो सकती है और होती हुई दिख भी रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहां पर ये फंडा है। अब ये आई कैसे इक्वेशन, सिंपल सी बात है, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर, इसलिए क्या हुई है, ये इक्वेशन यहां पर डेवलप हुई है। तो याद रखना ये दोनों इक्वेशन। अब इन पर क्वेश्चन क्या आते हैं, कुछ भी आते रहते हैं। वो क्या बोलेंगे आपसे, मान लो उन्होंने कहा कि p की वैल्यू गिवन है और आपसे वो पूछेंगे 2pq की वैल्यू बताओ, तो पहले क्या करोगे आप, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 से q की वैल्यू निकाल लोगे और q की वैल्यू पुट कर दोगे p के साथ, तो 2pq की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आते रहते हैं। हालांकि अब इवोल्यूशन में प्रैक्टिस नहीं करते, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। तो ये जेनेटिक्स में आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी तो अपन ने बेसिक आइडिया दिया कि यहाँ पर ये पढ़ते हैं, और क्यों पढ़ते, ये पता लगाने के लिए पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। याद रखना एप्लीकेशन क्या है हार्डी विनबर प्रिंसिपल का, ये हमें हेल्प करता है बताने में कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्विंग है या नहीं है, किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता करने में यूजफुल होती है क्या, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो याद रखना है किसमें, लार्ज पॉपुलेशन में और रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेगा, और कहीं देखने को नहीं मिलता। रैंडम मेटिंग में क्यों, क्योंकि यहां पर रैंडम मेटिंग से जो जीन्स है उनका होमोजेनस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बहुत जरूरी है किसी भी कैलकुलेशन के। आ गई बात समझ में। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, कुछ फैक्टर्स जो पूछे जाते हैं कि जो अफेक्ट कर सकते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। और अफेक्ट करने का मतलब वही p p डैश हो जाना, q q डैश हो जाना। ये p प्लस q की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। बात समझ में आया। तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट करने का मतलब समझ में आया क्या है, इक्विलिब्रियम अफेक्ट करने का मतलब p का p डैश हो जाना और q का q डैश हो जाना।
ना कि P प्लस क्यू की जो वैल्यू है उसका चेंज होना, क्योंकि P प्लस क्यू 1 था तो P डैश प्लस क्यू डैश भी 1 ही होगा। अब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं? वो सारे फैक्टर्स जो एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या करा सकते हैं? हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब एवोल्यूशन होगा तभी तो P P डैश होगा और Q Q डैश होगा। जैसे क्या क्या है आप पढ़ ही चुके हो, जीन रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। बताओ ये सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं इवोल्यूशन में या नहीं करते? करते हैं। तो ये सब के सब फैक्टर हैं वो जो अफेक्ट करते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया बेटा डिस्कशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एग्जांपल्स स्टडी करेंगे अब हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एक फिनोमिनन है जिसकी स्टडी की थी एक साइंटिस्ट थे बर्नार्ड कैटलवेल। उन्होंने स्टडी किया था इस फिनोमिनन को, तो याद रखना बर्नार्ड कैटलवेल। और ये जो फिनोमिनन है वो इंग्लैंड का फिनोमिनन है। इंग्लैंड में ऐसा फिनोमिना देखने को मिला, तो ये इंग्लैंड से रिलेटेड फिनोमिनन है। बर्नार्ड कैटलवेल ने क्या देखा कि इंग्लैंड के अंदर कुछ मॉथ्स दिखते हैं, पेपर्ड मॉथ बोलते हैं उनको। साइंटिफिक नेम बोले तो विस्टन बिटुलेरिया। और मॉथ का मतलब बटरफ्लाई जैसा कोई इंसेक्ट, बटरफ्लाई जैसा कोई इंसेक्ट, उसको बोल रहे हैं अपन लोग क्या? पेपर्ड मॉथ या फिर विस्टन बिटुलेरिया। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर पेपर्ड मॉथ की 2 वेराइटीज देखने को मिलती है। एक तो व्हाइट विंग्ड, मतलब जिनके विंग्स व्हाइट कलर के होते हैं, और दूसरा डार्क विंग्ड, मींस जिनके विंग्स का कलर ब्लैक होता है या डार्क होता है। तो व्हाइट विंग जो मॉथ है उनको बोला जाता है नॉन मिलेनिक फॉर्म्स, और डार्क विंग मॉथ को बोला जाता है मिलेनिक फॉर्म्स। और पहले क्या था? पहले सिर्फ व्हाइट विंग मॉथ हुआ करते थे, लेकिन उनमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन की वजह से बन गए थे क्या? डार्क विंग्ड मॉथ। यानी अभी इंग्लैंड में वहां पर दोनों टाइप के मॉथ देखने को मिल रहे हैं, व्हाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग्ड मॉथ। बताइए इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब यहां पर क्या है फंडा कि इंग्लैंड में 1900 के आसपास क्या हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। किन एरियाज में? अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में नहीं हुआ, सिर्फ अर्बन एरियाज में 1900 के आसपास क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रीज आ गई वहां पर, कोल बेस्ड इंडस्ट्री। कोल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जहां पर कोल यूज किया जाता है, कोयला यूज किया जाता है। तो यहां पर दो टाइम की बात कर रहे हैं, एक तो 1850 के आसपास की बात और दूसरा 1920 के आसपास की बात। तो एक्चुअल में क्या था, इनके स्पेसिमेंस पड़े थे उनके पास, बर्नार्ड कैटलवेल के पास। तो वो क्या देखते हैं कि 1850 का जो स्पेसिमेन है उसमें अलग बात, और 1920 का जो स्पेसिमेन है उसमें अलग बात। तो यहां पर फंडा क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की। बताओ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज नहीं आई होंगी, और इंडस्ट्रीज कैसी? कोल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब उस टाइम कोल का यूज नहीं होता होगा, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा। तो इस टाइम पर क्या है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम था, बहुत कम था। और पॉल्यूशन का लेवल कम है इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं उनका लेवल भी कम होगा। अब फंडा क्या होता है कि जब पॉल्यूशन नहीं होता है तो एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें लाइकेन की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। लाइकेन की ग्रोथ, लाइकेन पढ़ रखे होंगे आपने। लाइकेन जो होता है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। 70 साल से नोटिस कर रहे थे? नहीं बेटा, 70 साल से नोटिस नहीं कर रहे थे, मैंने बोला ना उनके पास स्पेसिमेन पड़े थे अभी। कब के? दो टाइम के, 1850 के टाइम का भी और 1920 के टाइम का भी। ढंग से तो सुनो बेटा जो मैं बोल रहा हूं, बोल दिया था मैंने ये पॉइंट कि उन्होंने स्पेसिमेन स्टडी किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 1850 में देखा और फिर 1920 में उस जगह पे जाके देख रहे हैं, नहीं। स्पेसिमेंस जो थे उनके पास, जो उन्होंने जिनके पास अवेलेबल कराए गए, उनको उन्होंने अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व किया। क्लियर है? तो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है या नहीं है? पॉल्यूशन नहीं है अभी, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही नहीं है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन का लेवल कम, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कम। और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसे कम होती है तो लाइकेन की ग्रोथ अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि लाइकेन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर पॉल्यूशन कम तो लाइकेन की ग्रोथ ज्यादा, और अगर पॉल्यूशन ज्यादा तो लाइकेन की ग्रोथ कम। तो यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं था तो लाइकेन की ग्रोथ अच्छी होती। तो लाइकेन की ग्रोथ कहाँ होती? ट्री बार्क पर। जो ट्री की बार्क होती है उस पर क्या होती है? इसकी ग्रोथ होती है। तो बताओ अगर लाइकेन की ग्रोथ होगी तो लाइकेन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का। तो अगर लाइकेन की ग्रोथ हो जाएगी तो बताओ ट्री बार्क जो है वो उसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड उस टाइम कैसा था, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हुआ करता था ट्री बार्क का। अब क्या है कि जो पेपर्ड मॉथ है उनका हैबिटेट क्या है, यही ट्री बार्क हैबिटेट है, मतलब वो कहां बैठती है, इसी ट्री बार्क पर बैठती है। तो बताओ दोनों टाइप के बैठेंगे, डार्क मॉथ्स भी बैठेंगे और व्हाइट मॉथ्स भी बैठेंगे, दोनों बैठे हुए हैं कहां पर, बार्क पर, और जो अभी कैसी दिख रही है, व्हाइट। तो बताओ व्हाइट बैकग्राउंड पर डार्क मॉथ भी बैठे हैं और व्हाइट मॉथ भी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। अब मान लो उसी टाइम पर आ जाए प्रेडेटर, इनका जो प्रेडेटर कोई बर्ड वगैरह जो इनको खाया करती है, तो बताओ प्रेडेटर आई तो प्रेडेटर को कौन नजर आएंगे, डार्क या व्हाइट, डार्क नजर आएंगे, व्हाइट नजर नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट, तो व्हाइट बैकग्राउंड पर व्हाइट मॉथ थोड़ी ना दिखेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड पर डार्क मॉथ दिखेंगे। तो बताओ वो किसको खाएगी, डार्क मॉथ को वो खा जाएगी, खाया ना, डार्क मॉथ को वो खा जाएगी। तो बताओ डार्क मॉथ का जो नंबर है वो धीमे धीमे कम होता चला जाएगा, और जिसको नहीं खा पाएगी उनका नंबर धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। तो बताओ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नंबर ऑफ व्हाइट मॉथ्स क्या देखने को मिला, वहां पर ज्यादा देखने को मिला, हाँ या ना। तो ये फंडा था यहाँ पर। अब यहाँ पर व्हाइट मॉथ क्यों नहीं दिखे, उसका एक रीजन है, क्योंकि व्हाइट मॉथ ने क्या शो कर दी, यहाँ पर कैमोफ्लेजी शो कर दी। कैमोफ्लेजी एक टाइप का एडाप्टेशन है, जिसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल कंडीशन से अपनी सिमिलरिटी शो करेगा और कहीं ना कहीं प्रेडेटर से बच जाएगा। तो एनवायरमेंटल कंडीशन या बैकग्राउंड से सिमिलरिटी शो करके अपने आप को प्रेडेटर से बचा ले जाना ही क्या है, कैमोफ्लेजी है। तो यहाँ कैमोफ्लेजी क्या है, एक टाइप का एडाप्टेशन है, जो किसने किया, व्हाइट मॉथ ने किया। अब चलो नेचुरल सिलेक्शन की बात याद करते हैं। बताओ अगर डार्क मॉथ जो मॉथ्स हैं इनकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो बताओ वेरिएशन है या नहीं है, है। कौन कौन से वेरिएशन, दो, एक डार्क कलर और एक व्हाइट कलर। बताओ इनमें यूजफुल वेरिएशन कौन है, व्हाइट मॉथ। हार्मफुल वेरिएशन कौन है, डार्क मॉथ। क्यों है यूजफुल व्हाइट, क्योंकि वो कैमोफ्लेजी शो कर सकता है। क्यों है हार्मफुल डार्क, क्योंकि वो कैमोफ्लेजी शो नहीं कर सकता। तो बताओ यूजफुल वेरिएशन क्या हुआ, व्हाइट विंग्स। तो बताओ जिसके पास होते यूजफुल वेरिएशन उन्हीं का क्या होता, नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ नेचुरल सिलेक्शन किसका, व्हाइट मॉथ का। जिनका होता नेचुरल सिलेक्शन उनको क्या मिलती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो किसको मिली, व्हाइट मॉथ को। तो बताओ जिनको मिलती है रिप्रोडक्टिव सक्सेस उन्हीं का नंबर बढ़ता कि नहीं बढ़ता, तो किनका नंबर बढ़ा, व्हाइट मॉथ का। दूसरे का नंबर कम होता चला गया। तो बताओ नंबर ऑफ व्हाइट मॉथ क्या होगा, ज्यादा, और नंबर ऑफ डार्क मॉथ होगा कम। कम हुआ है, खत्म नहीं हुए, याद रखना कि यहां पर मैंने बोला डार्क मॉथ का नंबर हुआ है कम, ना कि वो खत्म हो गए। बात समझ में आ गए। चलो अब बात करते हैं, यही फंडा चलता रहा, फिर हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं 1920 की बात। बताओ 1920 की अगर हम बात करेंगे तो बताओ इस टाइम तक पॉल्यूशन आ चुका होगा कि नहीं आ चुका होगा, क्योंकि कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो पॉल्यूशन आ गया है। मतलब एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तो बताओ लाइकेन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लाइकेन नहीं मिलेगी, और लाइकेन नहीं मिलेंगे तो मतलब जो व्हाइट कलर आता था बार्क पर अब वो नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। तो बताओ एक तो लाइकेन नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि व्हाइट कलर नहीं आ रहा बार्क का, और दूसरा कहीं ना कहीं जो सूट होगा जो इंडस्ट्री से आएगा बाहर, सूट का मतलब जो कालिक होती है, जो धुआं होता है, धुएं में जो पार्टिकल्स होते हैं ना ब्लैक कलर के जो इंडस्ट्री से निकलते हैं उसको बोलते हैं सूट। तो बताओ वो सूट भी कहां पर जमा होगा, बार्क पर, ट्रंक पर जमा होगा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जो अब जो बार्क का कलर है अब वो कैसा हो जाएगा, डार्क। पहले कैसा था, व्हाइट। तो बताओ अब डार्क बैकग्राउंड है, पहले व्हाइट बैकग्राउंड था, अब डार्क बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड है। बताओ अब भी मौत दोनों बैठेंगे, क्योंकि व्हाइट मौत का तो नंबर ज्यादा है तो वो तो है ही, लेकिन साथ में डार्क मौत जो थोड़े बहुत बच गए थे वो भी यहाँ पर बैठे। लेकिन अब मान लो प्रेडेटर आया फिर से, तो प्रेडेटर अब किसको खा पाएगा, अब खा पाएगा वो किसको, वो अब खा पाएगा व्हाइट मौत को, अब डार्क मौत को नहीं खा पाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसको कौन दिखेंगे, व्हाइट मौत दिखेंगे, डार्क मौत नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब डार्क मौत ने क्या शो कर दी, कैमोफ्लेजी शो कर दी, तो वो बच गए और व्हाइट मौत खत्म हो गए। तो बताओ किसका नंबर अब ज्यादा हो जाएगा, डार्क मौत का नंबर अब ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। और डार्क मौत का नंबर कब ज्यादा हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इसलिए इस फिनोमेनन का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रीज जब आई तब मिलेनिक फॉर्म्स यानी ब्लैक फॉर्म्स का नंबर बढ़ गया, इसलिए इस फिनोमेनन का नेम है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। बात समझ में आई कि नहीं। अब जरा और कंपेयर करो, देखो पहले जो यूजफुल वेरिएशन था अब वो हार्मफुल वेरिएशन बन गया, और जो पहले हार्मफुल वेरिएशन था अब वो यूजफुल वेरिएशन बन गया। पहले कैमोफ्लेजी शो कर रहा था व्हाइट मॉथ, अब कैमोफ्लेजी शो कर रहा है डार्क मॉथ। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या निकला कि वेरिएशन कोई भी हो वो यूजफुल हार्मफुल किसके बेसिस पर होते हैं,
एनवायरमेंट के बेसिस पर होते हैं, ना कि पहले से आप बोल दोगे कौन है यूजफुल और कौन है हार्मफुल। तो याद रखना, एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पर वेरिएशन को क्लासिफाई करते हैं कि वो यूजफुल है कि हार्मफुल। बात समझ में आ गई। और जब यूजफुल जो होगा उसी का होगा नेचुरल सिलेक्शन, और उसी का होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और उसी के नंबर फिर बढ़ने लग जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब एक और बात बताओ, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में? अर्बन एरियाज में। तो बताओ रूरल एरियाज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो वहां पर कंडीशन सेम रहेगी जो कि 1850 में थी वही 1920 में रहेगी, है ना? तो इसका मतलब पहले भी वहां व्हाइट मौत ज्यादा, अब भी वहां व्हाइट मौत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये पूरा फंडा क्लियर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बताओ ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है कि नहीं? हाँ, है ना? तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका नेचुरल सिलेक्शन होता है? किसका होता है? डार्क मौत का होता है, इसलिए नाम दिया इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गई ये बात? चलो अब एक और एग्जांपल है, इसको और डिस्कस करेंगे, फिर आज की बात फ्री। क्या लिखा है? ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, और इसी से रिलेटेड होता है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट। तो दोनों लगभग सिमिलर है, अपन एक को डिस्कस कर लेंगे, दूसरा अपने आप समझ लोगे। ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया क्या मतलब? कि जैसे अगर हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन की बात करें, तो कोई भी पॉपुलेशन हो, ईच पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन। तो बताओ यहां भी वेरिएशन होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर तो क्या है, ग्रीन बैक्टीरिया, लेकिन कुछ वहां पर कैसे हैं, ब्लू बैक्टीरिया। और ब्लू किसको इंडिकेट कर रहा है? कि उनके अंदर पहले से ही क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अभी आई कैसे होगी? ये जीन में चेंज की वजह से आई होगी, म्यूटेशन वगैरह हुआ होगा, इस वजह से आई। तो बताओ क्या है यहां पर? वन म्यूटेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया appeared in population। कैसे? म्यूटेशन वगैरह के थ्रू। बताओ ईच पॉपुलेशन है इनबिल्ट वेरिएशन। बात समझ में आ गई? यहां पर पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग तो ग्रीन है, लेकिन एक ब्लू है, और ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्लियर? अब मान लो वहां पर हमने एंटीबायोटिक ला दिए, एंटीबायोटिक ला दिए, मतलब इस पॉपुलेशन पर एंटीबायोटिक अगर डाल दी जाए, तो बताओ अगर एंटीबायोटिक डाल दी जाएगी तो जो ग्रीन थे, मतलब जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं थी, वो सब मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? लेकिन बच कौन जाएगा? जो कि ब्लू कलर का था, मतलब जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी। तो बताओ क्या लिखा है? एंटीबायोटिक किल्स ऑल द बैक्टीरिया एक्सेप्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। तो जरा ये बताओ कि यहां पर वेरिएशन थे टू टाइप्स के, ग्रीन एंड ब्लू। बताओ उनमें से यूजफुल कौन सा, हार्मफुल कौन सा? यूजफुल कौन सा, हार्मफुल कौन सा? यूजफुल कौन सा हुआ? ब्लू वाला। और हार्मफुल कौन सा हुआ? ग्रीन वाला। ये किस बेसिस पर डिसाइड किया? एनवायरमेंट के बेसिस पर। और एनवायरमेंट अभी क्या है? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की अगर बात की जाएगी, ऐसे एनवायरमेंट की बात की जाएगी, तो ब्लू जो वेरिएशन है वो हो गया यूजफुल वेरिएशन, और जो ग्रीन है वो हो गया हार्मफुल वेरिएशन। तो बताओ नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है? यूजफुल वेरिएशन। तो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ किसका हुआ? ब्लू वाले का हुआ। और जिसका होता है नेचुरल सिलेक्शन उसी को मिलती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब किसकी प्रोजनी ज्यादा बनेगी? ब्लू की। इसलिए आगे वाली आप पॉपुलेशन देखो, सिर्फ ब्लू 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 ही आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एंड फॉर्म्स अ पॉपुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। बात समझ में आई? बाकी वो सब खत्म हो गए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर भी हुआ। अब आप कहोगे सर अगर हमने एंटीबायोटिक दी थी तो ये डेवलप हो गई ऐसी पॉपुलेशन, अगर मान लो हमारी बॉडी में ऐसा हो तो फिर इनको हम कैसे खत्म करेंगे, हम डिजीज से फ्री कैसे होंगे? कोई बात नहीं, अगर आपने पहले दी थी एंटीबायोटिक ए, तो आप चेंज कर करके क्या दे दो? एंटीबायोटिक बी दे दो। अगर एंटीबायोटिक ए काम नहीं कर रही होगी तो बी तो करेगी, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया हो वो होगा रेजिस्टेंस किसके लिए? किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए, किसी दूसरी एंटीबायोटिक के लिए थोड़ी ना होगा। कोई बात नहीं, अगर एंटीबायोटिक ए दी है तो आप क्या दे दो? एंटीबायोटिक बी दे दो। तो एंटीबायोटिक बी क्या कर देगी? उसको खत्म कर देगी। तो आप डिजीज से क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है? कि एंटीबायोटिक आप चेंज कर दो, एंटीबायोटिक चेंज कर दो, और वो पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो इसके बाद पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस वाली बात मैंने बोली थी, सेम है, बस एंटीबायोटिक की जगह पेस्टिसाइड और बैक्टीरिया की जगह इंसेक्ट, और कुछ भी यहां पर चेंज नहीं हुआ। स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं अब। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। जहां कहीं भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा और नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो आप बोलोगे वहां पर क्या हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से इवोल्यूशन हो रहा है। इस बार के नीट में क्वेश्चन था ये। तो जहां कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन का, आप बोलोगे इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बताओ इसके पहले दो एग्जांपल पढ़े, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एंड ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट।
बताओ पॉल्यूशन जो हुआ था, पॉल्यूशन की वजह से ही तो नेचुरल सिलेक्शन शिफ्ट हुआ था दूसरी तरफ, है ना। पॉल्यूशन कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन। तो बताओ वहां एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दूसरी बात, ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, बताओ एंटीबायोटिक की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ वैसा कि नहीं हुआ? और एंटीबायोटिक कौन लेकर के आया? ह्यूमन। तो बताओ यहां पर भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तीसरा, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट, बताओ पेस्टिसाइड किसने बनाए? ह्यूमन ने। तो बताओ नेचुरल सिलेक्शन भी किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड किए गए पेस्टिसाइड की वजह से हुआ। तो बताओ फिर से एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जितने भी एग्जांपल्स अभी तक अपन ने पढ़े, वो सब के सब एग्जांपल्स हैं एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक, मतलब सब जगह इन्वॉल्वमेंट है किसका? ह्यूमन का। चलो लास्ट पॉइंट पढ़ लो फटाफट, क्या क्या पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है? एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, आप पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब किसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा आप पहले नहीं बता सकते। ये बताओ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में 1920 के आस सॉरी 1850 के आसपास किसी को लगता होगा क्या कि कभी ब्लैक मॉथ का भी नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, वो तो उस टाइम यही सोचते होंगे कि व्हाइट ज्यादा है तो इन्हीं का होगा, मतलब वो पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते थे कि आगे जाकर के क्या होगा। इवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड करता है दो बातों पर, किस किस बातों पर? देखो क्या लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन द नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। टू पॉइंट्स पर डिपेंड करता है नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन होगा तभी तो इवोल्यूशन होगा। तो बताओ क्या क्या, एक तो एनवायरमेंट में चेंज कैसा आ रहा, और दूसरा वेरिएशन कैसे। तो ये कॉम्बो डिपेंड करता है, मतलब एनवायरमेंट में कंडीशन कैसी और उस एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन कैसे, ये जब कॉम्बो बनेगा तभी तो क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा। ये बताओ अगर पॉल्यूशन नहीं आता तो क्या कभी ब्लैक मॉथ का नेचुरल सिलेक्शन हो पाता? नहीं। तो बताओ एनवायरमेंटल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल थी कि नहीं थी? लेकिन हम कहते हैं कि चलो पॉल्यूशन हो भी गया, लेकिन वहां पर अगर ब्लैक मॉथ ही नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ व्हाइट ही होते, तो क्या फिर ब्लैक मॉथ का नेचुरल सिलेक्शन हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी और एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वेरिएशन भी, दोनों का कॉम्बो बनेगा तब जाकर के हुआ क्या? नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन। तो आगे अपन को नहीं पता कि आगे एनवायरमेंट में चेंज क्या आने वाले हैं, आगे अपन को ये भी नहीं पता कि वेरिएशन किस किस तरह के आने वाले। जब दोनों ही नहीं पता तो क्या आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आगे जाकर के नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा? नहीं कर पाओगे। और जब नेचुरल सिलेक्शन नहीं बता पाओगे तो फिर आप इवोल्यूशन को कैसे बता पाओगे? इसलिए बोल रहे हैं इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। आगे बोल रहे हैं एक्चुअली इट इज अ स्टोचैस्टिक प्रोसेस। स्टोचैस्टिक क्या मींस? प्रोबेबल बाय चांस प्रोसेस है, प्रोबेबल बाय चांस प्रोसेस, मतलब सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है, सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। जैसे वेरिएशन है अगर उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट में चेंज आ गया तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी नेचुरल सिलेक्शन की। अगर वहां पर ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं बनी तो फिर वहां पर आगे वो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो स्टोचैस्टिक का मतलब समझ में आया? स्टोचैस्टिक का मतलब सारा खेल किसका है? प्रोबेबिलिटी का है, चांस का है। जैसे चांस बनेंगे वैसा नेचुरल सिलेक्शन होगा और वैसा ही फिर इवोल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? चलिए तो ये था आज का डिस्कशन, मुझे लगता है कि शायद समझ में आया होगा, है ना। तो ये पढ़ के आइएगा बेटा एक बार, बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पर। 2 मिनट बने रहिए, मैं आप लोगों को हैंड आउट शेयर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब बेटा ये दोबारा मत बोलो मुझसे कि हैंड आउट की लिंक शेयर कर दो सर, मैं कल कर चुका हूँ ऑलरेडी, और उस पर जो लिंक है वो ओपन हो भी रही है। वो आपकी साइड से कोई टेक्निकल इशू होगा जिसकी वजह से लिंक ओपन नहीं हो रही होगी, और वहां अगर नहीं मिल पा रहा है तो एक काम करिए, अभी जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ ना इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी तो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, आगे फिर आप लोगों के जो गूगल ड्राइव का जो मैंने लिंक दिया था फोल्डर का, उसमें भी मैं ये अपलोड कर दूंगा आज इवनिंग तक। तो वहां पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा जो हैंड आउट अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये लीजिए मैं हैंड आउट अपलोड कर रहा हूँ।
ये लीजिए बेटा, आज का सिर्फ एक ही हैंड आउट है, इवोल्यूशन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इंग्लिश लेक्चर 6। तो ये शायद आपको मिल गया होगा। मैं हैंड आउट की भी एक बार लिंक फिर से शेयर कर देता हूं, अगर आपको नहीं मिला है, ताकि आप आज ले सकें उस चीज को। तो ये लीजिए, ये मैंने गूगल ड्राइव लिंक भी शेयर कर दी है इस पर, है ना। तो ये गूगल ड्राइव लिंक भी मैंने दोबारा शेयर कर दी है। जिनका ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है बेटा, वो कॉपी पेस्ट कर करके उसको करें, हो जाएगा बेटा। सबकी ओपन हो रही है ना। तो सबको ये हैंडआउट मिल चुके हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिए हैं, शायद मिल गए होंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मिलना स्टार्ट हो गए। मिलना स्टार्ट हो गए हैंडआउट, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मिल गए। ठीक है बेटा, है ना। और बाकी हैंडआउट मैं अवेलेबल आपको गूगल ड्राइव के जो फोल्डर लिंक है उस पर भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसको पढ़ करके आइए, और जिनको नहीं मिला है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर मेरी लिंक ओपन नहीं हो रही है, मैं उनको व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा बेटा, ठीक है। परेशान मत हो, जब हैंडआउट से ही पढ़ना है, और जब हैंडआउट गूगल ड्राइव में होगा तभी पढ़ना है, हैंडआउट से नहीं। जब गूगल ड्राइव में होगा वो हैंडआउट तभी पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, चाहे कैसे भी पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा वहां पर, है ना। वहां से आप ओपन कर लोगे, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू, बाय।